हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, आज हमारी कंप्यूटर विषय की तीसरी क्लास है और आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है इनपुट और आउटपुट। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। आज हम इनपुट और आउटपुट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम हमेशा यूट्यूब पोस्ट के ऊपर 10-15 क्वेश्चन अभ्यास के लिए भी डालते हैं। आई होप आप सभी ने आंसर दिए होंगे। तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत शानदार तरीके से। आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी डिवाइस डेटा इनपुट के लिए प्रयोग होती है। पहला प्रश्न पूछा गया है, इनमें निम्न में से कौन सी डिवाइस इनपुट के लिए प्रयोग होती है, यानी इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है। पहला ऑप्शन देखो, प्रिंटर जिससे हम हार्ड कॉपी निकालते हैं, स्पीकर जिससे हम ध्वनि सुनते हैं, प्रोजेक्टर जिसमें हम चित्र देखते हैं बड़े पर्दे के ऊपर, और चौथा ऑप्शन है स्कैनर। तो इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, स्कैनर। ऑप्शन नंबर बी, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होती है, जबकि प्रिंटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर ये तीनों क्या हैं, ये तीनों आउटपुट डिवाइस हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2, वेब कैम का उपयोग किसके लिए किया जाता है। वेब कैम जिसे हम वेब कैमरा के नाम से जानते हैं, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, वीडियो इनपुट। तो जो वेब कैम या वेब कैमरा है वो एक इनपुट डिवाइस है, तो इसका उपयोग किया जाता है वीडियो इनपुट के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। वेब कैम जो वेब कैमरा कहते हैं वो भी एक इनपुट डिवाइस है, उसका उपयोग वीडियो इनपुट के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जॉयस्टिक का उपयोग अधिकतर किस में किया जाता है। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक का उपयोग किस में करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। जॉयस्टिक का उपयोग किस में किया जाता है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, इसका उपयोग हम गेम खेलने के लिए करते हैं। जॉयस्टिक का उपयोग किस में करते हैं, गेम खेलने के लिए। आगे चलते हैं, अब हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो, कंप्यूटर का कार्य क्या होता है। कंप्यूटर का कार्य है इनपुट लेना। कंप्यूटर का सबसे पहला कार्य है इनपुट को लेना, फिर सीपीयू के माध्यम से प्रोसेसिंग करना, फिर उसका आउटपुट देना, और जो आउटपुट होता है उसका स्टोरेज करना। यानी कंप्यूटर के मेन 4 कार्य हैं, इनपुट लेना, प्रोसेसिंग, आउटपुट देना और स्टोरेज। अब हम पढ़ते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर के वे उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से उपयोगकर्ता यानी यूज़र कंप्यूटर को डेटा या निर्देश देता है। कंप्यूटर तब इन निर्देशों को प्रोसेस करता है और आउटपुट प्रदान करता है। यानी इनपुट डिवाइस वो होती है जो इनपुट देने का कार्य करती है। इनपुट डिवाइस 2 प्रकार की हो सकती है। एक तो होती है डायरेक्ट इनपुट डिवाइस, एक होती है इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस। ये दोनों क्या होती है हम समझ लेते हैं। डायरेक्ट इनपुट डिवाइस वे उपकरण होते हैं जो उपयोगकर्ता से डाटा को बिना किसी मध्यवर्ती डिवाइस या स्टेप के सीधे कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। यानी इसको बदलने के लिए किसी मध्यवर्ती डिवाइस की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये कहलाते हैं डायरेक्ट इनपुट डिवाइस। इनकी डाटा सीधे स्क्रीन पर दर्ज होते हैं। उदाहरण के लिए कौन सी है डायरेक्ट इनपुट डिवाइस, देखो, एक तो होती है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी एक डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन भी क्या है, डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है। ये बीसीआर यानी बार कोड रीडर, बीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, बार कोड रीडर। बीसीआर हो गई, एमआईसीआर हो गई और डिजिटल कैमरा हो गया, ये भी क्या है, डायरेक्ट इनपुट डिवाइस हैं। और ग्राफिक टैबलेट भी क्या हैं, डायरेक्ट इनपुट डिवाइस हैं। तो डायरेक्ट इनपुट डिवाइस कौन सी हो गई, टच स्क्रीन, स्कैनर, लाइट पेन, बीसीआर, एमआईसीआर, डिजिटल कैमरा और ग्राफिक टैबलेट। अब बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस की। वे उपकरण होते हैं जिनके डाटा पहले किसी और माध्यम पर दर्ज होता है फिर कंप्यूटर को मिलता है, यानी इनडायरेक्ट रूप में मिलता है। इनके उदाहरण कौन से होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल। माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल तीनों एक तरह से माउस के ही प्रकार हैं, और कीबोर्ड, ये चारों क्या हैं, इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल। ये इनडायरेक्ट क्यों है, जैसे देखो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड पे इंग्लिश में लिखे हुए अक्षर होते हैं, हम उनको दबाते हैं, KARM, हम कुछ भी दबाते हैं। तो कंप्यूटर तो मशीनी भाषा में समझता है 0 और 1 की बाइनरी में, तो हम वो तो नहीं दबा रहे हैं ना, हम दबा रहे हैं उनको
1 2 3 और कुछ दबा रहे हैं, तो ये वे उपकरण जो जिनकी डाटा पहले किसी और माध्यम में दर्ज होता है फिर कंप्यूटर को मिलता है, तो ये क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस। याद रखना कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल। वैसे आपको तो यही याद रखना है इनपुट डिवाइस कौन सी होती है। क्वेश्चन पूछा था हमेशा कि इनमें से कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस है, इनमें से कौन सी डिवाइस आउटपुट डिवाइस है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाना है। तो इनके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है। यहाँ देखो चित्र में इनपुट डिवाइस। अब देखो कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर दिख रहा है चित्र में आपको, इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक दिख रहा है, इनपुट डिवाइस है। माउस तो इनपुट है ही। लाइट पेन भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। वेब कैम यानी वेब कैमरा भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। और माइक्रोफोन, माइक्रोफोन भी क्या है? इनपुट डिवाइस है, यानी ये आवाज़ को इनपुट करने का कार्य करता है। और देख लो इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड हमने पढ़ लिया, स्कैनर पढ़ लिया, ट्रैक बॉल पढ़ लिया, माइक्रोफोन, लाइट पेन, ये सारी क्या हैं? इनपुट डिवाइस है। इनके अलावा MICR, OMR, ग्राफिक टैबलेट, जॉयस्टिक ये गेम खेलने के लिए, बार कोड रीडर, माउस और OCR, ये सारी क्या हैं? ये सारी है इनपुट डिवाइस। आप इनके चित्र के साथ मैंने आपको दिखाया है, आप इनको याद रखना। एक बार दोबारा देख लो, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, स्कैनर, ट्रैक बॉल, MICR, OMR, माइक्रोफोन, लाइट पेन, ग्राफिक टैबलेट, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, माउस और OCR, ये सारे क्या हैं? ये सारे इनपुट डिवाइस हैं। अब इसमें भी एक चित्र और दे रखा है, इधर इनपुट और आउटपुट दोनों का दे रखा है। देखो इनपुट में कीबोर्ड आ गया, जॉयस्टिक आ गई, स्कैनर आ गया, बार कोड रीडर आ गया, ऑप्टिकल पेन आ गया। ये सारी तो क्या होती है? इनपुट डिवाइस होती है। अब देखो आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है जो आउटपुट देने का कार्य करती है। इनपुट डिवाइस आप समझ चुके होंगे, अब आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं। आउटपुट डिवाइस में देखो पहला होता है प्रिंटर। जो प्रिंटर होता है, चाहे वो कोई सा भी प्रिंटर हो, हम जिससे हार्ड कॉपी प्राप्त करते हैं, प्रिंटर एक क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर का ये एक प्रकार होता है प्लॉटर। प्लॉटर प्रिंटर से बड़ा होता है, तो प्रिंटर और प्लॉटर दोनों ही क्या हैं? हार्ड कॉपी प्रदान करते हैं, इसलिए प्रिंटर और प्लॉटर दोनों ही क्या हैं? आउटपुट डिवाइस हैं। तीसरा इसमें स्क्रीन दे रखा है। स्क्रीन का अर्थ हो गया मॉनिटर, यानी LCD हो गई, LED हो गई, स्क्रीन हो गई, यानी मॉनिटर। ये मॉनिटर भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है, यानी मॉनिटर हो गई, प्रिंटर हो गई और प्लॉटर तीनों क्या हैं? आउटपुट डिवाइस हैं। अब स्पीकर, आप याद रखना ये जो स्पीकर है, स्पीकर है ना, स्पीकर भी क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस होते हैं, क्योंकि हमें उनसे आवाज़ मिलती है, हम उनकी म्यूजिक सुनने का कार्य करते हैं। तो 4 हो गई, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया और स्पीकर हो गया। अब जो ये हेडफोन होते हैं, हेडफोन जिनसे हम क्लास लेते हैं या जिनमें हम गाने सुनते हैं, ये भी क्या हैं? ये भी एक आउटपुट डिवाइस हैं। तो आप सिर्फ आउटपुट को याद कर लो तो बच गई, वो सारी क्या रह जाएगी? इनपुट डिवाइस रह जाएगी। तो कौन कौन सी हो गई आउटपुट? पहली है मॉनिटर, फिर है प्रिंटर, फिर है प्लॉटर, फिर है स्पीकर और हेडफोन। ये सारी क्या हैं? पाँचों ये आउटपुट डिवाइस हैं, बाकी सारी इनपुट डिवाइस हैं। अब कुछ ऐसी डिवाइस होती है जो इनपुट का भी काम करती है और आउटपुट का भी काम, यानी दोनों है। इस चित्र में दिखाई दे रही है, एक दो डिजिटल कैमरा। अब डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। एक होता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव देखो, पेन ड्राइव हम डाटा ले भी सकते हैं, डाटा दे भी सकते हैं। तो पेन ड्राइव भी क्या है? इनपुट और आउटपुट दोनों है। CD DVD पेन ड्राइव सेम ही बात है। टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है, यानी दोनों हैं। ये जो वेब कैमरा है, ये भी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों हैं। एक होता है मोडेम और फैक्स, ये भी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों हैं। इनके बारे में हम आगे दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार समझ लेते हैं कि आउटपुट डिवाइस कौन सी थी। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, हेडफोन और स्पीकर दोनों कौन सी हैं? डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, CD DVD, वेब कैमरा और फैक्स और मोडेम। बाकी जो बच गई वो सारी क्या हैं? इनपुट डिवाइस हैं, जिसमें कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब कैमरा, माइक्रोफोन। इस माइक्रोफोन को याद रखना, माइक्रोफोन क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होती है। हेडफोन तो आउटपुट डिवाइस है, जबकि माइक्रोफोन क्या है? ये इनपुट डिवाइस है और हेडफोन आउटपुट डिवाइस है। अब आप चित्र की सहायता से आसानी से समझ चुके होंगे। अब आगे चलते हैं। अब हम इनपुट डिवाइसों के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। आज हम क्वेश्चन लास्ट में लगाएंगे, पहले हम इनकी विस्तार से चर्चा करते हैं।
तो पहली इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कौन सी है? कीबोर्ड। अब समझते हैं कीबोर्ड क्या होता है। देखो कीबोर्ड सबसे सामान्य एक मानक इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड सबसे सामान्य एक मानक इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का कार्य क्या होता है? टेक्स्ट, संख्याएं, कमांड आदि टाइप करने के लिए हम कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। कीबोर्ड की डिज़ाइन का मूल रूप टाइपराइटर पर आधारित है। पहले जो टाइपराइटर होता था वही आज का कीबोर्ड होता है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कीबोर्ड का आविष्कार, तो ऐसे तो पूछते ही नहीं है कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, लेकिन कीबोर्ड टाइपराइटर का ही एक प्रकार है। तो टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था, यानी पहले टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था, तो वह किया था क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने। तो पहले टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। यानी कीबोर्ड एक मानक इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस है, यानी टाइपराइटर का आविष्कार किया था क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने। पहला कंप्यूटर का कीबोर्ड आईबीएम ने बनाया था। यानी पहला कंप्यूटर कीबोर्ड किसने बनाया था? आईबीएम ने। पहले टाइपराइटर का आविष्कार तो किया था क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने, और पहला कंप्यूटर कीबोर्ड आईबीएम ने बनाया था। इसमें कई प्रकार की कुंजियाँ होती हैं, जैसे देखो अल्फ़ा न्यूमेरिक, ये होती है तो अल्फ़ाबेट वाली, यानी ए से जेड तक होती है, उसमें ए बी सी डी जेड तक, उसको तो अल्फ़ाबेट वाली बोलते हैं, वर्णमाला कुंजी बोलते हैं। एक होती है न्यूमेरिक, यानी नंबर वाली, यानी 0 से 9 तक होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनको एक साथ हम बोल सकते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक की, यानी ए टू जेड और 0 से 9। इनको अलग अलग भी बोल सकते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट की तो ए टू जेड हो गई, और न्यूमेरिक की हो गई 0 से 9, साथ में बोल सकते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक की। एक होती है फंक्शन की। फंक्शन की कैसी कौन सी होती है? फंक्शन की 12 होती है। F1 से लेकर F12 तक जो की होती है वो फंक्शन की कहलाती है। और होती है कंट्रोल की, कंट्रोल या मॉडिफाई की बोलते हैं इसको। ये 3 होती हैं, वैसे 5 होती है लेकिन इंपॉर्टेंट 3 होती है। पहले कंट्रोल, अलर्ट और शिफ्ट, इन तीनों को मॉडिफायर की के नाम से जानते हैं। फिर नेविगेशन की भी होती है। नेविगेशन की कौन सी होती है? एरो कीज हो गई, एरो कीज होती है ना, दाएं बाएं ऊपर नीचे वाली। होम हो गया, एंड हो गया, पेज अप पेज डाउन, ये सारी क्या होती हैं? ये सारी नेविगेशन की कहलाती है। आपको याद करनी है फंक्शन की कौन सी होती है, अल्फ़ा न्यूमेरिक की कौन सी होती है, मॉडिफायर की कौन सी होती है, नेविगेशन की कौन सी होती है। अब देखो क्वालिटी कीबोर्ड सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला लेआउट है। यानी कीबोर्ड में कौन सा कीबोर्ड सबसे ज़्यादा उपयोग लिया जाता है, तो उसका नाम होता है क्वालिटी। कौन सा होता है? क्वालिटी कीबोर्ड। कीबोर्ड में आमतौर पर 101 या 104 की होती है। यानी कीबोर्ड में आमतौर पर कितनी कुंजियाँ होती हैं? 101 होती है, कईयों में 104 होती है। और क्वालिटी कीबोर्ड सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला लेआउट है। अब कीबोर्ड में एक इनकोडर होता है। कीबोर्ड में क्या होता है? इनकोडर, जो इनपुट को बाइनरी कोड में बदलने का कार्य करता है। तो इनकोडर का कार्य क्या हो गया? ये इनपुट को बाइनरी कोड में बदलने का कार्य करता है कीबोर्ड इनकोडर। कीबोर्ड इनकोडर इनपुट को बाइनरी कोड में बदलता है। एक नाम आता है टाइपमेटिक। ये टाइपमेटिक क्या होता है? टाइपमेटिक फंक्शन जब किसी की को कुछ समय तक हम दबाकर रखते हैं तो पहले तो थोड़ी देर वो की रुकती है, फिर वो तेज़ी से बार बार उसमें अक्सर टाइप होने लगते हैं, वह कहलाती है टाइपमेटिक दर। टाइपमेटिक की दर 10 बार प्रति सेकंड होती है। समझ गए होंगे टाइपमेटिक क्या होती है। इनकोडर समझ गए, इनपुट को बाइनरी कोड में बदलता है। टाइपराइटर का आविष्कार क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने किया था। 101 104 कुंजियाँ होती हैं। क्वालिटी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कीबोर्ड है। आगे चलते हैं। अब हम ये जो कीबोर्ड दिया हुआ है इसकी की के बारे में चर्चा करते हैं, कौन सी की का क्या काम होता है। अब आपको कीबोर्ड दिखाई दे रहा होगा। पहली की है इंटर की, ये दिख रहा है ना आपको, इंटर की दो जगह दिख रही है। एक तो ये रही इंटर की, और एक इधर भी है इंटर की, यानी 2 होती हैं। इंटर की को रिटर्न की या एग्जीक्यूट की भी बोलते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? कमांड को एग्जीक्यूट करना। यानी इंटर की जिसे हम रिटर्न की या एग्जीक्यूट की भी बोलते हैं, क्योंकि इसका मुख्य काम क्या होता है? कमांड को एग्जीक्यूट करना। ये 2 होती है, आपको दिखाई दे रही होगी, एक तो ये रही, एक ये रही। इंटर की आपको समझ आ गई होगी, इसका कार्य है कमांड को एग्जीक्यूट करना। दूसरी की होती है एंड की। अब ये एंड की कहाँ पर, ये देखते हैं। अब देखो इस डब्बे में जो ये की दिखाई दे रही है ये सारी कहलाती हैं नेविगेशन की। इनमें देखो पहली है ये एंड की,
इस एंड की का क्या काम होता है? एंड यह है कर्सर, यानी कर्सर को लाइन के अंत में ले जाती है। तो एंड की दबाएंगे तो कर्सर जो है वो कहाँ चला जाएगा? वो लाइन के अंत में चला जाएगा। एक होता है कंट्रोल प्लस एंड, ये रहा कंट्रोल प्लस एंड को साथ दबाते हैं तो कर्सर डॉक्यूमेंट के अंत में जाता है। यानी जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं तो कंट्रोल प्लस एंड दबाते हैं तो कर्सर डॉक्यूमेंट के अंत में चला जाता है। ये डॉक्यूमेंट, इस एंड के ऊपर एक ऑप्शन है होम, ये है होम की। अब होम की और एंड की एक दूसरे की विपरीत है। होम की कर्सर को लाइन के शुरुआत में लाती है और कंट्रोल और होम दबाने से कर्सर पूरे डॉक्यूमेंट की शुरुआत में चला जाता है। अब आप समझ गए होंगे। 3 की पढ़ चुके हैं हम। इंटर की तो क्या करती है? कमांड को एग्जीक्यूट करती है। एंड की क्या करती है? कर्सर को लाइन के अंत में ले जाती है। होम की क्या करती है? यह कर्सर को लाइन के शुरुआत में लाती है। और कंट्रोल एंड से डॉक्यूमेंट के अंत में जाता है। कंट्रोल प्लस होम दबाने से डॉक्यूमेंट के शुरुआत में आ जाता है। तीनों की समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। ये तीनों की कौन सी थी? नेविगेशन की थी। एक होती है डिलीट की, यहाँ लिखा हुआ है डिलीट, ये दूसरी भाषा में लिखा हुआ है, ये रही डिलीट की। कौन सी है? डिलीट की। डिलीट की क्या करती है? कर्सर के आगे का कंटेंट हटाती है। और इसकी डिलीट की इधर है एक बैक स्पेस, ये रही बैक स्पेस की। बैक स्पेस क्या करती है? बैक यानी पीछे का। देखो डिलीट की तो कर्सर के आगे का कंटेंट हटाती है और बैक स्पेस हटाती है पीछे का। ये सारी नेविगेशन की थी। इंटर की, एंड की, होम की। डिलीट की क्या करेगी? कर्सर के आगे का कंटेंट, आगे के कंटेंट का अर्थ क्या है? ये दाईं ओर से अक्षर को हटाएगी। और बैक स्पेस को दबाएंगे तो ये पीछे यानी बाईं ओर के अक्षर को हटाएगी। इसमें देखो बैक स्पेस की का उपयोग कर्सर के बाईं ओर के अक्षर, अंक या स्पेस को हटाने के लिए किया जाता है। इन दोनों की को याद रखना। डिलीट की हम दबाते हैं तो कौन सा अक्षर हटता है? आगे का यानी दाईं ओर वाला अक्षर हटता है। यानी यहाँ लिखा हुआ है राम, राम। अब हम यहाँ की है, यहाँ पर अपना कर्सर है, अपन ने अगर डिलीट दबाया तो इसका दाईं वाला राम हट जाएगा। और कर्सर मान लो इस ए के पास है और हमने बैक स्पेस की दबाई, अगर हमने डिलीट की दबाई तो एम हट जाएगा और बैक स्पेस दबाया तो आर, ये ए हट जाएगा क्योंकि की कहाँ है? राम के बीच में से राम। दोबारा देखना, राम एक के बीच में कर्सर है। अगर हमने डिलीट दबाया तो दाईं वाला और अक्षर हट जाए, एम हट जाएगा। अगर हमने बैक स्पेस दबाया तो इसके पीछे वाला अक्षर ए हट जाएगा। तो अब आप समझ चुके हो ये सारी नेविगेशन की थी। ये जो यहाँ रखी हुई है ये क्या थी? सारी नेविगेशन की थी, जिसमें इंटर की थी, एंड की थी, होम की थी, होम थी, डिलीट थी और बैक स्पेस थी। सारे समझ चुके होंगे। इंटर, एंड, होम, डिलीट और बैक स्पेस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट की होती है स्पेस बार। अब स्पेस बार की आप जानते होगा, ये जो बड़ी सी की दिखाई दे रही है ना, ये होती है स्पेस बार। यानी इस कीबोर्ड में जो सबसे लंबी की है वो कौन सी है? स्पेस बार। स्पेस बार कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी होती है। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी होती है, तो इसका नाम होता है स्पेस बार। स्पेस बार का आस्की की कोड 32 होता है। स्पेस बार का आस्की की कोड कितना होता है? 32 होता है। स्पेस बार क्या करती है? शब्दों के बीच खाली स्थान देने का कार्य करती है। यानी स्पेस बार दबाने का अर्थ है वाक्य के बीच में स्पेस देना, यानी शब्दों के बीच में स्पेस देना। टाइपिंग टेस्ट में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली कुंजी कौन सी है? स्पेस बार ही है, क्योंकि हमें शब्दों के बीच में स्पेस देना पड़ता है और स्पेस देने का कार्य कौन करती है? स्पेस बार कुंजी करती है, जो कंप्यूटर की कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी होती है। इसका आस्की कोड 32 होता है और ये शब्दों के बीच खाली स्थान या स्पेस देने का कार्य करती है। आप समझ चुके होंगे स्पेस बार को। नेक्स्ट की है इंसर्ट की। एक होती है इंसर्ट की, ये यहाँ होती है इंसर्ट की। इंसर्ट की दबाने पर नया टेक्स्ट मौजूदा टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकता है, यानी इंसर्ट करता है। इंसर्ट हम क्या करते हैं? नया टेक्स्ट को इंसर्ट कर रहे हैं तो जो पहले से टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा? इसमें रिप्लेस हो जाएगा। इंसर्ट की भी एक क्या है? एडिटिंग की है। यानी इंसर्ट कर रहे हैं कुछ भी, यानी कोई पिक्चर इंसर्ट कर रहे हैं, कोई शब्द इंसर्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है? नया टेक्स्ट मौजूदा टेक्स्ट को रिप्लेस कर देता है। दोनों समझ गए, स्पेस बार और इंसर्ट की। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ए की होती है टेब की। ये कुछ की है जिनके कार्य आपको याद रखने हैं। एक होती है टेब की, ये कहाँ पर होती है? ये देखो, ये रही, ये है टेब की। टेब की क्या होती है? टाइपिंग के दौरान टेक्स्ट को एक निर्धारित दूरी तक आगे
बढ़ाती है। फॉर्म भरते समय टैब की से अगला इनपुट फील्ड सेलेक्ट किया जाता है। यानी हम जब फॉर्म भरते हैं तो जो कॉलम बने हुए होते हैं, तो हम जब एक कॉलम को भर लेते हैं तो हम टैब दबाते हैं तो वो अगले कॉलम पर चला जाता है। तो टैब की क्या करती है, टाइपिंग के दौरान टेक्स्ट को एक निर्धारित दूरी तक आगे बढ़ाती है। फॉर्म भरते समय टैब की से अगला इनपुट फील्ड सेलेक्ट किया जाता है। आगे एक होती है एस्केप की, यानी ESC की, ये ऊपरी ऊपर होती है, देखो ये रही एस्केप की, ESC। कौन सी की है, ESC। हम इसको एस्केप की भी बोलते हैं। इसका उपयोग वर्तमान प्रक्रिया को रोकने या कमांड को रद्द करने में होता है। यह की आमतौर पर डायलॉग बॉक्स मेन्यू या फुल स्क्रीन मोड से बाहर आने के लिए उपयोग होती है। इसकी को याद रखना, इसका क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एस्केप की का क्या काम है। ये क्या करती है, ये वर्तमान जो प्रक्रिया चल रही है उसको रोकने का काम करती है या किसी कमांड को रद्द करने में यूज होती है। एस्केप का अर्थ होता है एस्केप करना, यानी रद्द करना या कमांड को रोकना। तो नाम से ही स्पष्ट है, आप याद रखना एस्केप की का प्रयोग वर्तमान प्रक्रिया को रोकने या कमांड को रद्द करने में होता है। अब आगे चलते हैं। एक होती है मॉडिफायर या कंट्रोल की, यानी ये पूछा जाता है कि मॉडिफायर की कौन सी है, इनमें से मॉडिफायर की कौन सी है, इनमें से कौन सी मॉडिफायर की नहीं है। ये याद रखना, ये 3 होती है वैसे तो कंप्यूटर में, ये FN तो लैपटॉप के अंदर होती है। वैसे कंप्यूटर कीबोर्ड में 3 होती है, शिफ्ट, कंट्रोल, ALT अलर्ट बोलते हैं जिसको हम, या अल्टरनेट की बोलते हैं। तो शिफ्ट, कंट्रोल और अल्टरनेट की होती है। ये तीनों क्या है, मॉडिफायर की। देखो शिफ्ट तो ये रही, कंट्रोल ये रही, अल्टरनेट ये रही। ये तीनों की कौन सी है, ये इधर भी है, देखो ये शिफ्ट इधर रही, ये कंट्रोल इधर रही। ये सारी की क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं मॉडिफायर की। शिफ्ट, कंट्रोल और अल्टरनेट की मॉडिफायर की हैं। आगे चलते हैं। अब मॉडिफायर कुंजियाँ कौन सी होती है, देखो मॉडिफायर की वे कुंजियाँ होती हैं जो अकेले कोई कार्य नहीं करती बल्कि अन्य की के साथ मिलकर कार्य को मॉडिफाई करती है, वो कहती है मॉडिफायर की कहलाती है। मॉडिफायर की का उपयोग कीबोर्ड शॉर्टकट बनाने में किया जाता है, यानी जो शॉर्टकट की होती है वो मॉडिफायर की के साथ ही बनाई जाती है। अब पहले की पढ़ते हैं शिफ्ट की। एक शिफ्ट की एक मॉडिफायर की होती है, यानी शिफ्ट की एक मॉडिफायर की होती है, हमने पढ़ा था। इसका उपयोग, अब शिफ्ट की का उपयोग क्या है, इसका उपयोग बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर टाइप करने के लिए किया जाता है। वैसे हम टाइप करते हैं तो स्मॉल लेटर में टाइप होता है कंप्यूटर पे, लेकिन जब हम शिफ्ट को दबा के टाइप करते हैं तो यह कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो कैपिटल लेटर में लिखने के लिए किस मॉडिफायर की का यूज करते हैं, शिफ्ट की का यूज करते हैं। शिफ्ट की के साथ किसी अन्य नंबर की को हम दबाते हैं तो संबंधित विशेष चिन्ह या स्पेशल कैरेक्टर टाइप होते हैं। यानी शिफ्ट की के 2 काम है, पहला तो कैपिटल लेटर में लिखने के लिए यूज करते हैं, दूसरा स्पेशल कैरेक्टर या विशेष चिन्ह। जब शिफ्ट के साथ हम किसी नंबर की को दबाते हैं तो विशेष चिन्ह या स्पेशल कैरेक्टर टाइप होते हैं। शिफ्ट की को आप समझ गए होंगे। दूसरी की पढ़ते हैं। दूसरी की होती है CTRL, यानी कंट्रोल की। कंट्रोल की भी एक क्या होती है, मॉडिफायर की होती है। इसका उपयोग करते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट बनाने में। कंट्रोल की एक मॉडिफायर की है जिसका उपयोग शॉर्टकट बनाने में करते हैं। ये शॉर्टकट आपको याद रखने हैं। कई बार इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि इसका अर्थ क्या होता है, तो देखो Ctrl+C। अब कंट्रोल के साथ C का दबाते हैं तो क्या हो जाता है, कोई भी कंटेंट होता है वो कॉपी हो जाता है। यानी कॉपी करने के लिए क्या दबाते हैं, Ctrl+C। उसको पास्ट करने के लिए क्या दबाते हैं, Ctrl+V। देखो Ctrl+C कॉपी के लिए, Ctrl+V पेस्ट के लिए, Ctrl+X कट करने के लिए, Ctrl+X कट करने के लिए, Ctrl+Z अंडो के लिए, Ctrl+S दबाने से सेव हो जाती है फाइल, Ctrl+P दबाने से प्रिंट होता है, और Ctrl+A पूरे को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A यानी सेलेक्ट ऑल। Ctrl+F का अर्थ होता है फाइंड या सर्च। Ctrl+N का होता है न्यू डॉक्यूमेंट खोल लिया जाता है। Ctrl+B यानी बोल्ड टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को बोल्ड आकृति में लेने के लिए Ctrl+B दबाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आप एक बार दोबारा देख लो। कॉपी के लिए Ctrl+C, पेस्ट के लिए Ctrl+V, कट के लिए Ctrl+X, अंडो के लिए Ctrl+Z, सेव के लिए Ctrl+S, प्रिंट के लिए Ctrl+P, सेलेक्ट ऑल के लिए Ctrl+A, फाइंड के लिए Ctrl+F, Ctrl+N से न्यू डॉक्यूमेंट, और Ctrl+B बोल्ड टेक्स्ट के लिए। अब तीसरी की है अल्टरनेट की। ये अल्टरनेट की भी एक महत्वपूर्ण मॉडिफायर की है। आगे चलते हैं। एक होती है फंक्शन की, FN।
F1 भी एक विशेष प्रकार की मॉडिफायर की होती है, ये कीबोर्ड में बहुत कम होती है। ये की आमतौर पर लैपटॉप में पाई जाती है। F1 की के साथ वॉल्यूम, ब्राइटनेस, वाईफाई, म्यूट आदि कंट्रोल किए जा सकते हैं। यानी वॉल्यूम के लिए, वाईफाई के लिए, इनके लिए लैपटॉप में F1 की पाई जाती है। वो भी क्या होती है, मॉडिफायर की होती है। F1 देखो, F1 क्या करता है, हेल्प के लिए होता है। F5 दबाते हैं तो क्या, रिफ्रेश के लिए होता है। F1 हेल्प के लिए, F5 रिफ्रेश के लिए। ये लैपटॉप में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक होती है विंडोज़ की। विंडोज़ की क्या होती है, एक कंप्यूटर में विंडोज़ की होती है, उसको दबाने से स्टार्ट मेन्यू खुलता है, यानी ऑप्शन खुलते हैं। यह की आमतौर पर कीबोर्ड के नीचे बाएं तरफ होती है। आगे आपको दोबारा दिखा देंगे ये विंडोज़ की कौन सी होती है। विंडोज़ की को दबाने से स्टार्ट मेन्यू खुलता है। यह की आमतौर पर कीबोर्ड के नीचे बाईं तरफ होती है। कंट्रोल और अलर्ट के बीच में ही कौन सी होती है, विंडोज़ की। एक बार देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर है, ये दिख रही है ना आपको, ऐसा सा चिन्ह दिख रहा है, ये क्या है, ये जो आपको यहाँ पर दिख रही है विंडोज़ की। आगे चलते हैं। विंडोज़ की को दबाने से स्टार्ट मेन्यू खुलता है। अब देखो, विंडोज़ प्लस डी दबाते हैं तो डेस्कटॉप दिखाई देता है। विंडोज़ प्लस ई से फाइल एक्सप्लोरर खुलता है। विंडोज़ प्लस एल से कंप्यूटर लॉक हो जाता है। पिन प्लस विंडोज़ प्लस आर से रन डायलॉग खोला जाता है। विंडोज़ प्लस टैब से टास्क व्यू खोला जाता है। विंडोज़ प्लस एम से सभी विंडोज़ को मिनिमाइज कर सकते हैं। ये विंडोज़ वाले इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप 2-3 तो याद रखना। विंडो प्लस डी क्या करता है, डेस्कटॉप दिखाता है। विंडोज़ प्लस ई क्या करता है, फाइल एक्सप्लोरर खोलता है। विंडोज़ प्लस एल कंप्यूटर को लॉक करता है। अब देखो, जो हमने कंट्रोल की पढ़ ली, शिफ्ट पढ़ ली, विंडोज़ की पढ़ ली, अब एक रह गया अलर्ट, यानी अल्टरनेट की। ये भी क्या थी, इम्पोर्टेंट मॉडिफाई की थी। तो इसमें आपको 2-3 तो स्पेशल याद रखने हैं। एक तो होता है अलर्ट प्लस F4। इसका यूज क्या होता है, वर्तमान विंडो को बंद करने या क्लोज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, अलर्ट प्लस F4। अलर्ट प्लस F4 का प्रयोग वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए करते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है, परीक्षा में पूछी जाती है। दूसरी अलर्ट प्लस टेब। ये अलर्ट प्लस टेब क्या, वो टेब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती है, ये प्रोग्राम के बीच में स्विच करने के लिए यूज होती है। यानी प्रोग्राम के बीच में स्विच करने के लिए अलर्ट प्लस टेब का यूज होता है। अलर्ट प्लस F4 का वर्तमान विंडो को क्लोज करने के लिए यूज होता है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा अलर्ट प्लस स्पेस। विंडो ऑप्शन का मेन्यू खोलने के लिए अलर्ट प्लस स्पेस का यूज़ करते हैं। विंडो ऑप्शन मेन्यू खोलने के लिए अलर्ट प्लस इंटर दबाते हैं तो किसी फाइल की प्रॉपर्टीज़ खुल जाती है। यानी किसी फाइल की प्रॉपर्टीज़ खोलने के लिए अलर्ट प्लस इंटर का यूज़ करते हैं। और शिफ्ट दबाते हैं जब अलर्ट के साथ, तो कीबोर्ड की भाषा बदलने के लिए। अगर एक से अधिक भाषाएं हैं तो अलर्ट प्लस शिफ्ट दबाने से कीबोर्ड की भाषा बदल जाती है। इसमें ये 4 इंपॉर्टेंट थे। अलर्ट प्लस F4 वर्तमान विंडो को बंद करना, अलर्ट प्लस टेब प्रोग्राम को बीच में स्विच करना, अलर्ट प्लस स्पेस विंडो ऑप्शन मेन्यू खोलना, अलर्ट प्लस इंटर किसी फाइल की प्रॉपर्टीज़ खोलना। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है टॉगल की। ये भी पूछा है टॉगल की कौन सी होती है। टॉगल की वे कुंजियाँ होती है जो किसी फंक्शन को ऑन या ऑफ करने के लिए उपयोग की जाती है। यानी वे कुंजियाँ जो किसी फंक्शन को ऑन या ऑफ करने के लिए उपयोग होती है वो कहलाती है टॉगल की। मॉडिफायर की याद रखना और टॉगल की याद रखना। टॉगल की कितनी होती हैं, 3 होती हैं। पहले देखो, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। देखो ये रही कैप्स लॉक और यही है नम लॉक। यही कैप्स लॉक होती है, नम लॉक होती है और स्क्रॉल लॉक, तीनों होती है। अब कैप्स लॉक क्या करती है, कैप्स लॉक कुंजी अक्षरों को बड़े कैश में टाइप करने के लिए होती है। यानी जब कैप्स लॉक को हम ऑन कर देते हैं तो सारे अक्षर ही किस में टाइप होते हैं, कैपिटल लेटर में टाइप होते हैं। और जब कैप्स लॉक ऑफ होती है तो अक्षर स्मॉल लेटर में टाइप होते हैं। और कैप्स लॉक को ऑन करते ही अक्षर कैपिटल लेटर में होते हैं। नम लॉक, अगर नम लॉक नंबर लॉक कुंजी है ये, अगर ये ऑफ है तो हम नंबर को टाइप नहीं कर सकते। और नंबर पैड जिसमें नंबर टाइप करते हैं उसको सक्रिय करने के लिए नम लॉक को ऑन करते हैं। तो नम पैड को सक्रिय निष्क्रिय करने के लिए किसका यूज़ होता है, नम्स लॉक का यूज़ होता है। तो कैप्स लॉक समझ गए, नम लॉक और इसको स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉल करने के लिए स्क्रॉल लॉक कुंजी का यूज होता है। तो इन तीनों का नाम याद रखना, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। यानी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से टॉगल की कौन सी नहीं है, तो कैप्स लॉक है, नम लॉक है और स्क्रॉल लॉक है। अब नेविगेशन की कौन सी होती है, हमने पढ़ चुके हैं। नेविगेशन की ये होती हैं, जैसे एरो की हो गई, ये रही नीचे वाली भी एरो की हो गई, होम, एंड, पेज अप,
ऊपर ले जाने के लिए, पेज डाउन नीचे लाने के लिए, इंसर्ट की, ये सारी क्या होती है, नेविगेशन की होती है। यानी एरो की, होम एंड, पेज अप, पेज डाउन और इंसर्ट, ये सारी क्या है, नेविगेशन की है। और मॉडिफाई की कितनी होती है, विंडोज़ कीबोर्ड में तो 5 होती है, वैसे 3 होती है, जैसे शिफ्ट, कंट्रोल, अलर्ट, F और विंडोज़ की, ये सारी क्या थी, मॉडिफायर। आपको 3 इंपॉर्टेंट याद रखनी है, शिफ्ट, कंट्रोल, अलर्ट, यानी कितनी होती हैं, 3 होती हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कंट्रोल प्लस अलर्ट प्लस डिलीट, जब इन तीनों को दबाते हैं तो क्या होता है, तो टास्क मैनेजर खोला जा सकता है। कंट्रोल प्लस अलर्ट प्लस डिलीट कमांड से टास्क मैनेजर खोला जा सकता है। अब फंक्शन की होती है F1 से लेकर F12 तक। फंक्शन की संख्या सामान्यतः 12 होती है, F1 से लेकर F12 तक होती है। कुछ कीबोर्ड में की बीच के साथ मल्टीमीडिया कार्य भी होते हैं, जैसे वॉल्यूम, ब्राइटनेस आदि। तो फंक्शन की के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 2-3 की इंपॉर्टेंट होती है इसमें, जैसे हेल्प के लिए कौन सी की दबाई जाती है, F1। F1 किसके लिए दबाते हैं, हेल्प के लिए। F2 दबाते हैं रीनेम के लिए। F1 हेल्प के लिए, F2 रीनेम के लिए, F3 सर्च के लिए। F4 देखो, अलर्ट प्लस F4 हमने पढ़ा है, विंडोज़ बंद करने के लिए अलर्ट प्लस F4 का यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो पहली F1 हेल्प के लिए, F2 रीनेम के लिए, F3 सर्च करने के लिए, और F5 हमने पढ़ी है रिप्लेस करने के लिए। F1 हेल्प, F2 रीनेम, F3 सर्च, अलर्ट प्लस F4 विंडो को बंद करने के लिए, F5 रिप्लेस करने के लिए, ये 5 तो याद रखना। F6 यानी एड्रेस बार पर जाना। F7, एक F7 को याद रखना, इससे स्पेलिंग या ग्रामर चेक करने के लिए किसको दबाया जाता है, F7 को दबाया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट है F1 हेल्प के लिए, F4 अलर्ट प्लस F4 विंडो बंद करने के लिए, F5 रिफ्रेश करने के लिए, और F7 स्पेलिंग या ग्रामर चेक करने के लिए। F8 होती है बूट मेन्यू के स्टार्टअप में। F9 होता है रिफ्रेश आउटलुक ऑफ मैक्रोस में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। F10 मेन्यू एक्टिव करने के लिए F10 दबाते हैं। 11 फुल स्क्रीन को ऑन और ऑफ करने के लिए F11 दबाते हैं। यानी फुल स्क्रीन के लिए क्या दबाते हैं, F11। और सेव एज, सेव करने के लिए F12 का यूज होता है। इंपॉर्टेंट है F1 हेल्प, F2 रीनेम, F3 सर्च, अलर्ट प्लस F4 विंडो बंद करना, F5 रिफ्रेश, F7 स्पेलिंग या ग्रामर चेक, F11 फुल स्क्रीन, और F12 सेव एज। आगे चलते हैं। कीबोर्ड के बाद दूसरी हमारी इनपुट डिवाइस आती है माउस। कौन सी है, माउस। अब देखो, माउस एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करता है। माउस का आविष्कार किसने किया था, डगलस इंजेलबर्ट ने किया था। माउस का आविष्कार डगलस इंजेलबर्ट ने 1964 में किया था। याद रखना, माउस का आविष्कार किसने किया था, डगलस इंजेलबर्ट ने 1964 में। माउस से हम क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं, आदि क्रियाएं करते हैं। यानी हम माउस से क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग, राइट क्लिक आदि क्रियाएं कर सकते हैं। माउस में क्या होता है, देखो, माउस में 2 बटन और एक स्क्रॉल व्हील होता है। इस माउस में दिखाई भी दे रहे हैं, माउस में 2 बटन होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील होता है। यह है GUI में कार्य करने के लिए प्रयोग होता है। GUI का अर्थ है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी यह GUI आधारित माउस होता है। वायरलेस, अब माउस के प्रकारों की बात करते हैं। माउस में पहला है वायरलेस माउस, दूसरा ऑप्टिकल माउस भी हो सकता है, लेजर माउस भी आता है आजकल, मैकेनिकल माउस भी आता है, और ट्रैक बॉल माउस भी आता है। ये सारे माउस के प्रकार हैं। यानी वायरलेस, ऑप्टिकल, लेजर, मैकेनिकल और ट्रैक बॉल माउस इनके प्रमुख प्रकार हैं। याद रखना, वायरलेस, ऑप्टिकल, लेजर, मैकेनिकल माउस, ट्रैक बॉल माउस। अब देखो आगे, माउस को अक्सर पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। अब इसकी जब राइट क्लिक से क्या होता है, राइट क्लिक से कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलता है। इंपॉर्टेंट 3 ही बात है माउस में। एक तो राइट क्लिक से क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलता है। कई बार पूछा जाता है कि राइट क्लिक से क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलता है। ये जो स्क्रॉल व्हील दिख रहा है, इससे अपन पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं, यानी ऊपर नीचे स्क्रॉल किया जा सकता है।
अब एक बटन तो हो गया दायां बटन, यानी राइट क्लिक। दाएं बटन से तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलता है, तो बाएं बटन से क्या होता है, बाएं बटन से हम क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं। अब देखो, ड्रैग एंड ड्रॉप करते समय माउस का कौन सा बटन आमतौर पर दबाया जाता है। यानी ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, जब हम किसी चीज़ को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर रखने का प्रयास करते हैं, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करते समय माउस का कौन सा बटन आमतौर पर दबाया जाता है, तो इसका याद रखना बायां बटन। यानी ड्रैग और ड्रॉप में माउस का लेफ्ट बटन या बायां बटन यूज में लेते हैं, और बाएं बटन से हम किसी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, डबल क्लिक करने पर वह खुल जाता है, और राइट मेन्यू से कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलता है। आगे चलते हैं। आगे देखो, तीसरी इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। क्या नाम आता है, जॉयस्टिक। ये एक प्रकार का पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ये विशेष रूप से गति आधारित गेम्स और सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में प्रयोग होता है। तो जॉयस्टिक का प्रयोग कहाँ पर होता है, ये विशेष रूप से गति आधारित यानी गेम खेलने में और सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में प्रयोग होता है। यहाँ चित्र में आपको दिख भी रहा होगा, ये होता है जॉयस्टिक, जिसमें गेम खेला जाता है। सही है, जॉयस्टिक का याद रखना। गेम खेलने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस, जॉयस्टिक। फिर आता है चौथा, लाइट पेन। ये देखो नीचे चित्र में दिख रहा है लाइट पेन। ये एक इनपुट डिवाइस है जो स्क्रीन पर सीधे लिखने या ड्रॉ करने के लिए उपयोग होता है। इसे विशेष रूप से कैड और डिजिटल आर्ट में इस्तेमाल किया जाता है। इसे लाइट पेन को विशेष रूप से कैड और डिजिटल आर्ट में इस्तेमाल किया जाता है। कैड की फुल फॉर्म याद रखना, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कैड की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो लाइट पेन तो क्या लिखने के काम आता है, इनपुट डिवाइस है। आगे देखते हैं ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसकी बॉल, ये देखो बॉल है इसमें, जिसकी बॉल 360 डिग्री पर घूमती है। ट्रैक बॉल का उपयोग कंप्यूटर में गति डेटा दर्ज करने हेतु किया जाता है। यानी ट्रैक बॉल भी एक माउस का ही प्रकार है एक तरह से। ये एक इनपुट डिवाइस है जिसकी बॉल 360 डिग्री पर घूमती है। ट्रैक बॉल का उपयोग कंप्यूटर में गति डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है। अब देखो ऊपर नाम आ रहा है पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी है, माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस है, टच पैड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ये स्टाइल पेन भी वही चीज़ है, और ग्राफिक टैबलेट, ये सारी क्या है, ये सारी पॉइंटिंग डिवाइस हैं। यानी ये कर्सर को नियंत्रित करने वाली डिवाइसें होती हैं, ये पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती हैं। तो माउस, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, स्टाइल पेन, जॉयस्टिक, ये सारी क्या हैं, पॉइंटिंग डिवाइस हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है स्कैनर। स्कैनर का प्रयोग फोटो, दस्तावेज, चित्र और बारकोड को स्कैन करने के लिए किया जाता है। स्कैनर से प्राप्त डाटा को OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन द्वारा एडिटेबल टेक्स्ट में बदला जा सकता है। स्कैनर का उपयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए होता है। यानी याद रखना है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, और स्कैनर का उपयोग क्यों करते हैं, हार्ड कॉपी होती है उसको सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए। आपको दिख रहा है यहाँ स्कैनर, इसमें हम किसी अपने डॉक्यूमेंट को रखते हैं तो उसकी सॉफ्ट कॉपी तैयार होती है जो हम कंप्यूटर में देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो स्कैनर का प्रयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। फिर आती है वेब कैम या वेब कैमरा। हम पढ़ चुके हैं वेब कैम या वेब कैमरा एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर या मोबाइल सिस्टम से जुड़कर तस्वीरें और चलती हुई वीडियो यानी लाइव वीडियो को रिकॉर्ड या प्रसारित करने में मदद करता है। इसका उपयोग मुख्यतः वीडियो कॉलिंग, ऑनलाइन कक्षा, वेबिनार और लाइव प्रसारण के लिए किया जाता है। एक होता है डिजिटल कैमरा। ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग फोटो और वीडियो को डिजिटल रूप में कैप्चर करने के लिए किया जाता है। अंतर वेब कैमरा और डिजिटल कैमरा में इतना ही है, डिजिटल कैमरा तो एक तरह से ऑफलाइन होता है, वो वेब कैम होता है वो ऑनलाइन होता है। यानी वेब कैमरा होता है उसमें लाइव चला सकते हैं कुछ भी वीडियो, लाइव प्रसारण, ऑनलाइन क्लास जो लाइव चल सकता है वो तो वेब कैमरा होता है, और जिसमें हम फोटो और वीडियो निकाल सकते हैं वो डिजिटल कैमरा होता है। ये दोनों ही इनपुट डिवाइस है, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि को डिजिटल या एनालॉग सिग्नल में बदलने का कार्य करता है। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि को डिजिटल रूप या एनालॉग सिग्नल में बदलने वाला इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन का उपयोग कॉलिंग में कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग में कर सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होता है। यानी माइक्रोफोन ध्वनि को डिजिटल रूप या एनालॉग सिग्नल में बदलने वाला इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग कॉलिंग, रिकॉर्डिंग में होता है। ये दिख रहा है आपको माइक्रोफोन, ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट डिजिटाइजर।
डिजिटाइजर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो हाथ से बने चित्र या लिखावट को डिजिटल फॉर्म में बदलता है। डिजिटाइजर में आमतौर पर पेन का उपयोग होता है। जो अभी पेन देखा था ना, वो जिसके ऊपर पड़ा था, यानी उसके ऊपर लिखने का कार्य करते हैं, वो होता है डिजिटाइजर। ग्राफिक्स टैबलेट एक प्रकार का डिजिटाइजर है। तो डिजिटाइजर भी क्या है, इनपुट डिवाइस है जिस पे पेन से लिखा जाता है, यानी उसमें हाथ से जब चित्र बनाते हैं उसके ऊपर, वो डायरेक्ट डिजिटल फॉर्म में बदलता है। जब तक कंप्यूटर किसी हस्तलेख को पहचान नहीं लेता, तब तक इनपुट डिवाइस को उस सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करना होगा। यानी कंप्यूटर किसी हस्तलेख को जब तक नहीं पहचान लेता, तब तक इनपुट डिवाइस को सूचना को डिजिटल या डिजिटाइज करना होगा। आगे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस और हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहली देखो, MICR। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि MICR की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखो, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। MICR की फुल फॉर्म याद रखना, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बैंकिंग में चेक पढ़ने के लिए होता है। कई बार पूछते हैं बैंक में चेक पढ़ने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, तो उसका आंसर होता है MICR। यानी बैंक में चेक पढ़ने के लिए MICR का उपयोग होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। दूसरा पढ़ते हैं OCR। इन सबको याद रखना, OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। OCR एक इनपुट तकनीक है जो प्रिंटेड या टाइप किए गई टेक्स्ट यानी अक्षर को स्कैन करके उसे डिजिटल टेक्स्ट में बदलता है। यानी OCR क्या करता है, करेक्टर, देखो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ये प्रिंटेड या टाइप किए हुए टेक्स्ट को स्कैन करके उसे डिजिटल रूप में बदलने का कार्य करता है। ये क्या होती है, OCR। MICR का उपयोग होता है बैंक में चेक पढ़ने के लिए। फुल फॉर्म थी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। OCR अक्षर या संख्याओं को पढ़ने के लिए। तीसरा आता है OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। कई बार पूछते हैं, इसकी एक और ऑप्शन में दी हुई आती है ऑप्टिकल मार्क रीडर, लेकिन वो नहीं होती। इसकी सही फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। और जो OMR को पढ़ता है वो क्या होता है, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर बोल सकते हैं। लेकिन OMR की जब फुल फॉर्म पूछी जाती है तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। OMR एक इनपुट डिवाइस है जो बबल शीट जैसे OMR उत्तर पत्रक पर किए गए निशानों को पढ़ता है। यानी हम जो OMR भरते हैं उनको पढ़ने का कार्य कौन करता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। उपयोग क्या है, परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को चेक करने में, सर्वे और मतदान में। यानी चुनाव में किसका उपयोग किया जाता है, OMR का उपयोग किया जा सकता है। सर्वे और मतदान का याद रखना, किसका उपयोग होता है, OMR में। परीक्षा का आपको पता ही है कि OMR का यूज़ होता है, लेकिन सर्वे और मतदान में भी किसका होता है, OMR का। तो तीनों याद रखना, MICR का उपयोग बैंकों में चेक पढ़ने के लिए, OCR का अक्षर पढ़ने के लिए या टेक्स्ट पढ़ने के लिए, OMR का सर्वे और मतदान या उत्तर पत्रिका तय करने के लिए। एक होता है BCR यानी बार कोड रीडर। BCR याद रखना, इसका फुल फॉर्म होती है बार कोड रीडर। ये एक इनपुट डिवाइस है जो बार कोड को स्कैन करता है और उसमें छिपी जानकारी को कंप्यूटर में भेजता है। इसमें तो बार कोड ऑप्शन आएगा तो BCR ऑप्शन हो जाएगा। बारकोड BCR का उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग दुकान, शॉपिंग मॉल और सेंटर में उत्पाद को स्कैन करते हैं। जब हम कुछ ड्रेस वगैरह खरीदते हैं मॉल से, तब वो ड्रेस पे जो एक लोगो लगा होता है उसको स्कैन करता है। ये उस पर क्या होता है, बारकोड होते हैं। ऐसी लाइनिंग उस पर की हुई होती है। एक आजकल चल रहा है QR कोड। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, क्विक रिस्पॉन्स कोड। QR कोड का सब पता है, फ़ोन पे इन सब में यूज़ होता है QR कोड। तो QR कोड की फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स कोड। आगे चलते हैं। अब हम इनपुट डिवाइस के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। हमने कीबोर्ड को तो बहुत ही ज़्यादा विस्तार से चर्चा की है। अब हम आउटपुट के बारे में चर्चा करते हैं। तो आउटपुट क्या होता है, आउटपुट वह परिणाम होता है जो कंप्यूटर इनपुट डेटा को प्रोसेस करने के बाद उत्पन्न करता है। यह टेक्स्ट, चित्र, ध्वनि या प्रिंटेड कॉपी के रूप में हो सकता है। तो आउटपुट किस रूप में हो सकता है, किसी टेक्स्ट रूप में हो सकता है, चित्र के रूप में हो सकता है, ध्वनि के रूप में हो सकता है या प्रिंटेड हार्ड कॉपी के रूप में भी हो सकता है।
आउटपुट दो प्रकार के होते हैं। पहला देखो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट वाले कौन से हैं, जिसमें हमें सॉफ्ट कॉपी नज़र आती है, जैसे मॉनिटर है और प्रोजेक्टर है, इन दोनों में हमें चित्र दिखाई देते हैं, इसलिए ये क्या है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हैं। और हार्ड कॉपी आउटपुट कौन से हैं, जैसे प्रिंटर और प्लॉटर, इनसे हम हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। तो ये हार्ड कॉपी आउटपुट हैं। और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कौन से हैं, मॉनिटर और प्रोजेक्टर तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हैं, और प्रिंटर और प्लॉटर हार्ड कॉपी आउटपुट हैं। अब देखो, प्रिंटर दस्तावेज़ों की हार्ड कॉपी प्रदान करता है, हमें पता है प्रिंटर कैसे कॉपी प्रदान करता है, हार्ड कॉपी। मॉनिटर क्या करता है, परिणाम की सॉफ्ट कॉपी दिखाता है। मॉनिटर और प्रोजेक्टर परिणाम की सॉफ्ट कॉपी दिखाता है, जबकि प्रिंटर और प्लॉटर दस्तावेज की हार्ड कॉपी प्रदान करता है। स्पीकर और हेडफोन ऑडियो आउटपुट डिवाइस है, यानी स्पीकर और हेडफोन दोनों ही क्या है, ऑडियो आउटपुट डिवाइस हैं। प्रोजेक्टर का उपयोग बड़े पर्दे पर आउटपुट दिखाने के लिए किया जाता है, यानी प्रोजेक्टर का उपयोग बड़े पर्दे पर आउटपुट दिखाने में किया जाता है। मॉनिटर को वीडियो, अपन पहले पढ़ चुके हैं, मॉनिटर को वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। तो मॉनिटर को क्या नाम है, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आगे चलते हैं। अब पहली आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के प्रोसेस किए गए डेटा को विजुअली यानी दृश्य रूप में दिखाता है, यानी अपन को चित्र के रूप में दिखाने का कार्य कौन करता है, मॉनिटर करता है। इसे स्क्रीन कह सकते हैं या डिस्प्ले भी कहा जाता है। यह है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तीनों चीज़ पढ़ चुके हैं अपन। मॉनिटर कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच संवाद स्थापित करता है। किसी भी मॉनिटर की क्वालिटी, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किसी भी मॉनिटर की क्वालिटी किस पर निर्भर करती है, तो किसी भी मॉनिटर की क्वालिटी पिक्सल की संख्या पर निर्भर करती है। पिक्सल का काम रंगीन बिंदुओं के रूप में इमेज बनाना होता है। पिक्सल की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, चित्र उतना ही साफ और स्पष्ट बनेगा। पिक्सल की संख्या ही मॉनिटर की रिजोल्यूशन बताती है, यानी कितने पिक्सल स्क्रीन पर दिखेंगे। मॉनिटर का रेजोल्यूशन उसकी क्वालिटी को दर्शाता है। देखो, मॉनिटर की क्वालिटी को कौन दर्शाता है, तो ऑप्शन आएगा रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन किन से बनता है, पिक्सल से मिलकर बनता है रेजोल्यूशन। समझ गए होंगे, मॉनिटर का रेजोल्यूशन उसकी क्वालिटी दर्शाता है, जैसे रेजोल्यूशन जैसे पिक्सल की संख्या। रेजोल्यूशन क्या होता है, कुल पिक्सलों की संख्या, जैसे कि 1920 गुणा 1080 में दिख रहा है। तो समझ गए होंगे, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, इसकी क्वालिटी पिक्सल की संख्या पर निर्भर करती है। मॉनिटर का रेजोल्यूशन उसकी क्वालिटी को बताता है। अब देखो, मॉनिटर को वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, पढ़ लिया हमने। मॉनिटर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। अब मॉनिटर के कई प्रकार हैं, जैसे CRT, कैथोड रे ट्यूब। CRT कौन से होते हैं, कैथोड रे ट्यूब। CRT की फुल फॉर्म याद रखना, कैथोड रे ट्यूब। अब एक LCD होती है और एक LED होती है, ये भी किसके प्रकार हैं, मॉनिटर के। LCD की फुल फॉर्म आपको पता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED की पता है, लाइट इमिटिंग डायोड। तीनों की फुल फॉर्म याद रखना, ये मॉनिटर के प्रकार हैं। CRT की है कैथोड रे ट्यूब, LCD की है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED की है लाइट इमिटिंग डायोड। आगे चलते हैं। मॉनिटर का पहला प्रकार क्या था, CRT यानी कैथोड रे ट्यूब। पढ़ते हैं, यह एक पुराना प्रकार का मॉनिटर अथवा टेलीविज़न डिस्प्ले तकनीक है, यानी जो टेलीविज़न का सा जो कंप्यूटर होता है वही क्या था, CRT मॉनिटर था। यह एक बड़े भारी और गहरे बॉक्स जैसा होता है। यह कैसा होता है, एक बड़ा भारी और गहरे बॉक्स जैसा होता है। CRT मॉनिटर इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से स्क्रीन पर इमेज बनाता है, यानी CRT मॉनिटर होता है वो इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से स्क्रीन पर इमेज बनाता है। यह एनालॉग तकनीक पर आधारित होता है। CRT स्क्रीन घुमावदार होती है, यानी क्या क्या याद रखना है, CRT एक पुराना मॉनिटर है, बड़ा भारी गहरे बॉक्स जैसा होता है, इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से इमेज बनाता है, एनालॉग तकनीक पर आधारित होता है, स्क्रीन घुमावदार होती है। आजकल CRT मॉनिटर लगभग बंद हो गए हैं, क्योंकि LCD और LED मॉनिटर अधिक बेहतर हैं, हल्के हैं और कम बिजली भी खर्च करते हैं। समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। दूसरा प्रकार है FPD। FPD क्या होते हैं, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, यानी जिनकी डिस्प्ले फ्लैट होती है। मॉनिटर एक पतली, हल्की और फ्लैट स्क्रीन वाला डिस्प्ले डिवाइस होता है, यानी LCD और LED FPD के ही रूप हैं, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। यह CRT मॉनिटर के विपरीत भारी और घुमावदार नहीं होता। FPD में LCD आता है एक तो, यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED आता है लाइट इमिटिंग डायोड, OLED जैसी तकनीकें आती हैं।
FPD मॉनिटर बिजली खर्च कम करता है और कम स्थान घेरता है। यानी इसी के रूप कौन से हैं? LCD, LED और OLED। आगे चलते हैं। अब LCD के बारे में बात कर लेते हैं। LCD का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। LCD स्क्रीन में दो शीशों के बीच लिक्विड क्रिस्टल भरे होते हैं। LCD में क्या होता है? दो शीशों के बीच लिक्विड क्रिस्टल भरे होते हैं। फिर LED इसका ही उन्नत रूप है। इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड। LED LCD का ही उन्नत रूप है। LED मॉनिटर LCD तकनीक पर आधारित होता है, लेकिन इसमें बैक लाइट के लिए लाइट इमिटिंग डायोड्स का उपयोग होता है। ये सेम LCD की तरह ही होता है, लेकिन इसमें बैक लाइट के लिए क्या होता है? डायोड का प्रयोग होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। इसकी फुल फॉर्म भी यही है और इसका ही प्रयोग होता है। फिर आई नई तकनीक है OLED। इसकी फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। यानी OLED का पूरा नाम होता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। OLED स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, इसमें बैक लाइट की ज़रूरत नहीं होती। यानी OLED में स्वयं प्रकाश उत्पन्न होता है। OLED LCD और LED दोनों में एडवांस तकनीक है। OLED का प्रयोग मोबाइल, स्मार्ट TV आ रही है आजकल, घड़ी आ रही है, टच स्क्रीन में होता है। यानी जो आजकल घड़ी वगैरह आती है ना, स्मार्ट घड़ी, वॉच, इसमें OLED का उपयोग होता है। ये देखो, ये तो कौन सा था? कैथोड रे ट्यूब CRT कंप्यूटर था ये तो। और ये कौन सा है? FPD LCD LED वाला मॉनिटर। आगे चलते हैं। आउटपुट में पहली डिवाइस थी मॉनिटर, उसके बाद दूसरी आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। प्लॉटर एक विशेष प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बड़ी, सटीक और उच्च गुणवत्ता वाली ग्राफिक इमेज, नक्शे, चार्ट, आर्किटेक्चरल ड्राइंग आदि को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यानी बड़े चार्ट, नक्शे और इमेज को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। प्लॉटर पेन और मोटर से कार्य करता है। प्लॉटर पेन और मोटर से कार्य करता है। इसका उपयोग इंजीनियरिंग, वास्तुशिल्प यानी आर्किटेक्चर, CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी CAD आदि क्षेत्रों में होता है। तो प्लॉटर का उपयोग होता है इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर यानी वास्तुशिल्प और CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। प्लॉटर का प्रयोग बड़े साइज की ग्राफिक डिजाइन या नक्शे बनाने में होता है। अब प्लॉटर के कौन कौन से प्रकार हैं? प्लॉटर के 4 प्रकार होते हैं। पहला है ड्रम प्लॉटर, दूसरा है फ्लैट बेड प्लॉटर, तीसरा है इंकजेट प्लॉटर और चौथा है कटिंग प्लॉटर। तो ड्रम प्लॉटर जो होता है ये कागज़ रोलर पर होता है और पेन मूव करता है। ड्रम प्लॉटर में कागज़ है ना, वो रोलर पर होता है और पेन मूव करता है। जबकि फ्लैट वाले में क्या होता है? पेन प्लेन सतह पर मूव करता है, कागज़ स्थिर रहता है। फ्लैट वाले में पेन सतह पर मूव करता है, ड्रम वाले में रोलर पर होता है कागज़ और पेन वहीं मूव करता है। इंकजेट वाले से नाम से स्पष्ट है, स्याही की बूंदों से प्रिंट करता है और आधुनिक प्रिंटर प्लॉटर यही है। और कटिंग प्लॉटर कपड़े या स्टिकर काटने के लिए प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। ये देखो, ये तो जो आपको दिख रहा है जैसे पोस्टर छापे जा रहे हैं, यानी ये तो है आपका ड्रम प्लॉटर, यानी उसमें पेन को उस रोलर पर मूव किया जा रहा है। ये जो फ्लैट बेड वाला है, इस पे पेन सतह पर मूव करता है और ये आपका वो इंकजेट वाला प्लॉटर है। 2 डिवाइस पढ़ चुके हैं हम, पहली मॉनिटर, दूसरी प्लॉटर। अब तीसरी है स्पीकर। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर या अन्य डिजिटल डिवाइस से प्राप्त ऑडियो सिग्नल को ध्वनि में बदलता है ताकि हम उसे सुन सकें। यह डिजिटल ध्वनि को ध्वनि तरंगों में बदलता है। स्पीकर को साउंड कार्ड से जोड़ा जाता है। कई बार पूछ लेते हैं स्पीकर को किससे जोड़ा जाता है, तो साउंड कार्ड होता है उससे जोड़ा जाता है। हेडफोन, ईयरफोन भी दोनों क्या है? ऑडियो आउटपुट डिवाइस है। यानी हेडफोन, ईयरफोन भी ऑडियो आउटपुट डिवाइस है। आगे देखो, चौथी है प्रोजेक्टर। ये एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर, मोबाइल या अन्य डिजिटल स्रोत से मिली वीडियो, इमेज को बड़ी स्क्रीन या दीवार पर दिखाता है। यह मुख्य रूप से प्रेजेंटेशन, फिल्में, शिक्षा, कॉन्फ्रेंस आदि के लिए प्रयोग होता है। और लास्ट आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में मौजूद डिजिटल डाटा या टेक्स्ट या इमेज को कागज़ पर अस्थायी रूप से यानी हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करता है। यह सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने का कार्य कौन करता है? प्रिंटर करता है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी किस में मापी जाती है? डीपीआई। प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी डीपीआई यानी डॉट्स पर इंच पर निर्भर करती है, यानी डीपीआई में नापी जाती है। प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? रिबन और पेपर से टकराकर प्रिंट करता है। इम्पैक्ट यानी रिबन और पेपर से टकराकर प्रिंट करता है, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? बिना टकराए प्रिंट करता है, जैसे इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। इंकजेट और लेजर प्रिंटर दोनों ही नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये बिना टकराए प्रिंट करते हैं, जबकि टकराकर जो प्रिंट करता है वो कहलाता है इम्पैक्ट प्रिंटर यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लेजर प्रिंटर की गति सबसे तेज़ होती है। कौन से प्रिंटर की गति सबसे तेज़ होती है? तो लेजर प्रिंटर। अब बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की। इम्पैक्ट प्रिंटर पेपर और रिबन के बीच टकराकर प्रिंट करता है, ज़्यादा शोर करता है, जब टकराएगा तो शोर करेगा। बड़े कार्यालयों में अभी भी उपयोग में आता है इम्पैक्ट प्रिंटर, जैसे बैंकिंग में जब कार्बन कॉपी के लिए उपयुक्त है, कम लागत लगती है, टिकाऊ होता है, कार्बन कॉपी निकालने के लिए इम्पैक्ट प्रिंटर उपयोगी है। इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार कौन कौन से हैं? देखो, पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंपॉर्टेंट यही है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। छोटे छोटे पिन्स की मदद से कागज़ पर डॉट्स बनाकर टेक्स्ट या इमेज प्रिंट करता है। लो क्वालिटी होती है लेकिन बहुत टिकाऊ होता है, कार्बन कॉपी के लिए उपयुक्त होता है। उदाहरण, बैंक में जो स्टेटमेंट प्रिंट करने वाला प्रिंटर होता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही होता है, यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है। बैंकों में जो स्टेटमेंट प्रिंट करने वाला प्रिंटर होता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। दूसरा देखो, डेजी व्हील प्रिंटर, टाइपराइटर जैसा काम करता है। एक व्हील होता है इसमें, जिसमें सभी अक्षर लगे हुए होते हैं। हर अक्षर प्रिंट करते समय रिबन से टकराता है। स्लो होता है बट क्लियर प्रिंट देता है। केवल टेक्स्ट प्रिंट कर सकता है, इमेज को प्रिंट नहीं कर सकता। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के दो प्रकार पढ़ चुके हैं, पहला तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा डेजी व्हील प्रिंटर। तीसरा देखो होता है लाइन प्रिंटर। तीन प्रकार होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। ये लाइन प्रिंटर क्या करता है? एक पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है, बहुत तेज़ प्रिंटर है, बड़े डाटा प्रिंटिंग के लिए उपयुक्त है। यानी डेजी व्हील तो क्या कर रहा था? एक एक अक्षर को प्रिंट कर रहा था। डॉट मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के साथ डॉट डॉट से प्रिंट हो रहा था। लेकिन जो लाइन प्रिंटर होता है वो तेज़ प्रिंटर होता है, पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है। इस लाइन प्रिंटर के ही दो उप प्रकार होते हैं, जिसको एक तो चेन प्रिंटर, एक ड्रम प्रिंटर। चेन प्रिंटर में भी क्या होता है? अक्षर एक घूमती हुई चेन पर होते हैं, और ड्रम प्रिंटर में अक्षर एक घूमते हुए ड्रम पर लगे होते हैं, और इनमें पूरी लाइन ही प्रिंट की जाती है। लाइन प्रिंटर में क्या होता है? पूरी लाइन प्रिंट की जाती है। इसके ही प्रकार है चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, इन दोनों में भी पूरी लाइन ही प्रिंट की जाती है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हो गए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। और लाइन प्रिंटर के ही उदाहरण हैं चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। अब हम लास्ट में बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो बिना टकराए प्रिंट करता है। प्रिंट क्वालिटी उच्च होती है और आवाज़ बहुत कम होती है। यह ग्राफिक्स, फोटो और टेक्स्ट सभी अच्छी क्वालिटी में प्रिंट कर सकता है। ये प्रिंटर आमतौर पर घर, ऑफिस और फोटो स्टूडियो में उपयोग होने वाले जो प्रिंटर होते हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही होते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार कौन कौन से हैं? पहला आता है इंकजेट प्रिंटर, यानी स्याही की बूंदों को स्प्रे करके प्रिंट करता है। इंकजेट प्रिंटर यानी इसमें एक कार्ट्रिज होती है जिसमें रंगीन या काले रंग की स्याही होती है। इस इंकजेट प्रिंटर में कार्ट्रिज डाली जाती है जिसमें रंगीन या काले रंग की स्याही होती है। दूसरा प्रकार है लेजर प्रिंटर। लेजर बीम द्वारा चार्ज किए गए ड्रम से प्रिंट करता है। इसमें भी कार्ट्रिज होती है जिसमें टोनर पाउडर होता है। कई बार पूछते हैं लेजर प्रिंटर के कार्ट्रिज में क्या भरा होता है? तो टोनर पाउडर भरा होता है। तीसरा है थर्मल प्रिंटर, या तो आप ये प्रिंटर गर्मी द्वारा थर्मल पेपर पर इमेज बनाता है। बिलिंग मशीनें, याद रखना, बिलिंग मशीन, एटीएम रसीद और टिकट प्रिंटिंग में उपयोग होता है। कई बार पूछ लेते हैं कि बिलिंग मशीन, एटीएम रसीद और टिकट प्रिंटिंग में कौन से प्रिंटर का उपयोग होता है? थर्मल प्रिंटर। लास्ट है 3D प्रिंटर। किसी वस्तु का 3D मॉडल बनाते हैं आजकल, त्रिआयामी तैयार करता है, प्लास्टिक, रेजिन आदि चीज़ें प्रिंट करता है। यानी आजकल जो कप वगैरह पर फोटो बनाई जाती है वो 3D प्रिंटर होता है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं? पहला इंकजेट प्रिंटर था, दूसरा लेजर प्रिंटर है, तीसरा थर्मल प्रिंटर है और एक 3D प्रिंटर है। यह है नॉन इम्पैक्ट, और इम्पैक्ट अपन ने पढ़ लिए हैं, यही प्रिंटर थे।
अब आप आसानी से इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को समझ चुके होंगे। अब हम इनके पर्सन लगाते हैं स्पीड से। अब सब कुछ चीज़ समझ आ चुकी है तो पर्सन हम थोड़ा स्पीड से लगाएंगे, और क्योंकि इजी बन गए हैं पर्सन, अब कोई पर्सन गलत होने की चांस ही नहीं है। तो पहला देखो, निम्न में से कौन सी डेटा इनपुट के लिए प्रयुक्त होती है, यानी इनपुट डिवाइस पूछी है, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, तीनों तो क्या है, आउटपुट है। ऑप्शन नंबर बी, इसके अंदर क्या है, इनपुट डिवाइस है। नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस ज़रूरी है, यानी नेटवर्क से कनेक्ट करना है तो हमें पढ़ा था मोडेम। मोडेम क्या करता है, नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए डिवाइस है। क्या नाम है, ऑप्शन सी मोडेम। वेब कैमरा का उपयोग किसके लिए होता है, हम पढ़ चुके हैं, वीडियो इनपुट के लिए वेब कैमरा का उपयोग होता है। जॉयस्टिक का उपयोग किस में होता है, हम पढ़ चुके हैं, गेमिंग में किसका उपयोग होता है, जॉयस्टिक का उपयोग होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी होती है, यानी कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करना है लेकिन अस्थायी रूप से करना है तो इसके लिए होती है रैम। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सी डिवाइस ध्वनि को कंप्यूटर में इनपुट करता है, यानी ध्वनि को कंप्यूटर में इनपुट करने वाला है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि को कंप्यूटर में इनपुट करता है। स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, तीनों तो वैसे भी आउटपुट डिवाइस हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंट्रोल प्लस अलर्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किस लिए होता है, ये हमने अभ्यास में भी डाला था। तो ये होता है टास्क मैनेजर खोलने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, टास्क मैनेजर खोलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे लंबी की कौन सी होती है, तो हमने पढ़ चुके हैं स्पेस बार। स्पेस देने के लिए जो स्पेस बार की होती है वो सबसे लंबी की होती है। कौन सी होती है, स्पेस बार। कीबोर्ड में इनकोडर किसे बदलता है, हमने पढ़ा था, इनकोडर बदलता है। की प्रेस को बाइनरी कोड में बदलने का कार्य कौन करता है, इनकोडर करता है, यानी की प्रेस को बाइनरी कोड में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आस्की कोड 13 किस कुंजी से संबंधित है। आस्की कोड 13 इंटर कुंजी से संबंधित होता है, यानी आस्की कोड 13 किस कुंजी से संबंधित है, इंटर कुंजी से संबंधित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शिफ्ट की का उपयोग क्यों होता है। शिफ्ट की हमने पढ़ा था मॉडिफायर की है, जिसका उपयोग करते हैं कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए। कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए शिफ्ट की का उपयोग होता है। आगे देखो, कंट्रोल की किस प्रकार की कुंजी है, फंक्शन की है, मॉडिफायर की है, नेविगेशन की है, एडिटिंग की है। तो कंट्रोल की हमने पढ़ा था मॉडिफायर की है। 3 मॉडिफाई की पढ़ी थी इंपॉर्टेंट, शिफ्ट, कंट्रोल और ALT अल्टरनेट की, तीनों क्या है, मॉडिफायर की है। ऑप्शन नंबर बी, फंक्शन की तो F1 से F12 तक होती है। नेविगेशन की हमने पता था, पेज डाउन, अप, होम एंड वो थी। अलर्ट प्लस F4 का शॉर्टकट किस लिए होता है, हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा था। अलर्ट प्लस F4 किस लिए होता है, सिस्टम शटडाउन, प्रोग्राम रीस्टार्ट, फुल स्क्रीन। अब देखो, करंट विंडो को बंद या क्लोज करने के लिए अलर्ट प्लस F4 का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। 14, अलर्ट प्लस टैब किस लिए उपयोग होता है, ये भी इंपॉर्टेंट बताया था। अलर्ट प्लस टैब का उपयोग होता है विंडो को बीच से स्विच करने के लिए, यानी विंडो को बीच से स्विच करने के लिए अलर्ट प्लस टैब का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 15, विंडोज़ की का मुख्य कार्य क्या है। विंडोज़ की का मुख्य कार्य हमने पढ़ा है स्टार्ट मेन्यू खोलना है, यानी विंडो की का मुख्य कार्य यही है, स्टार्ट मेन्यू को खोलना। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी कुंजी टॉगल की है, हमने 3 टॉगल की पढ़ी थी। पहली कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है स्क्रॉल लॉक। कैप्स लॉक दे रखा है इसमें, एक होती है नम लॉक, एक होती है स्क्रॉल लॉक। तो इसमें कौन सी कुंजी टॉगल की है, कैप्स लॉक, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, F5 की, यानी F5 फंक्शन की होती है, उसका सामान्य कार्य क्या है, हमने पढ़ा था F5 से रिप्लेस होता है। F रिप्लेस करने का काम क्या करती है, F5 रीनेम का कार्य तो F2 करती है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 18, माउस का आविष्कार किसने किया था। तो माउस का आविष्कार किया था डगलस एंगलबर्ट ने। डगलस एंगलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 19, माउस में राइट क्लिक का क्या कार्य है, हमने अभी पढ़ा था। राइट क्लिक का कार्य है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलना। क्या कार्य है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलना। क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्टिकल माउस किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल माउस लाइट या LED सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल माउस किस सिद्धांत पर कार्य करता है, लाइट पर कार्य करता है। ऑप्टिकल माउस में वो नीचे से लाइट चलती रहती है, तो ऑप्टिकल माउस किस सिद्धांत पर कार्य करता है, लाइट यानी LED। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा वेब कैम का उपयोग नहीं है, यानी वेब कैमरे का उपयोग कौन सा नहीं है। फोटो खींचना तो है,
लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग भी है, ऑनलाइन क्लास में भी वेबकैम का उपयोग होता है। ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए माइक्रोफोन का उपयोग होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। कौन सा नहीं है? सी नहीं है वेबकैम का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 22, OCR तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता था? हमने पढ़ा था ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? चित्र पहचानने के लिए, माउस चलाने के लिए, वीडियो रिकॉर्ड के लिए, या टेक्स्ट को पहचानने यानी टेक्स्ट को पढ़ने और पहचानने के लिए किसका उपयोग करते हैं? OCR का उपयोग करते हैं। टेक्स्ट को पढ़ने और पहचानने के लिए किसका यूज करते हैं? OCR का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फैक्स मशीन किस प्रकार का डिवाइस है? तो फैक्स मशीन हमने पढ़ा था ये इनपुट और आउटपुट दोनों वाली डिवाइस कौन सी है? फैक्स मशीन इनपुट भी है और आउटपुट भी है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी डिवाइस स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस कहलानी जाती है? तो स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है? ये कहलाती है माउस। स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस माउस कहलाती है। याद रखना, कौन सी डिवाइस स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती है? माउस। क्वेश्चन नंबर 25, एक विक्रेता क्लर्क चेकआउट काउंटर पर किसी चीज़ का टैग स्कैन कर रहा है, बजाय इसके कि सिस्टम में कीइंग करना वह का प्रयोग कर रहा है। यानी कोई विक्रेता है वो चेकआउट काउंटर पर किसी चीज़ का यानी किसी ड्रेस का टैग स्कैन कर रहा है, बजाय इसके कि वो सिस्टम में कीइंग नहीं कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है? तो वो कर रहा है सोर्स डाटा ऑटोमेशन। इसको क्या बोलते हैं? सोर्स डाटा ऑटोमेशन बोलते हैं। याद रखना, एक विक्रेता क्लर्क जब चेकआउट काउंटर पर किसी चीज़ का टैग स्कैन कर रहा है तो वो होता है सोर्स डाटा ऑटोमेशन। क्वेश्चन नंबर 26, हस्तलेख को डिजिटल रूप में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी हस्तलेखन को डिजिटल रूप में बदलने की प्रक्रिया डिजिटाइजेशन कहलाती है। हम पढ़ चुके हैं, डिजिटाइजेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 27, डिजिटल फोटो और स्कैन की गई छवियों को आमतौर पर किस प्रकार के ग्राफिक फॉर्मेट में संग्रहित की जाती है? जैसे BMP, PNG, JPG और GIF। इनको किस ग्राफिक फॉर्मेट में स्टोर करते हैं? तो इसका ऑप्शन होता है बिटमैप ग्राफिक्स। यानी डिजिटल फोटो और स्कैन की गई छवियों को किस प्रकार के ग्राफिक फॉर्मेट में संग्रहित या स्टोर करते हैं? तो बिटमैप में करते हैं, यानी बिटमैप ग्राफिक्स। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? देखो, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी है, प्लॉटर भी है। ये माइक्रोफोन है ना, ये इनपुट डिवाइस है। तो कौन सा नहीं है? सी। क्वेश्चन नंबर 29, प्लॉटर का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो प्लॉटर का हमने पढ़ा था आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए किसका उपयोग होता है? प्लॉटर का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 30, प्लॉटर का मुख्य उपयोग किस में होता है? ईमेल भेजने में, टेक्स्ट टाइप करने में, बड़े आकार की ग्राफिक्स प्रिंट करने में, या कंप्यूटर को चालू करने में? तो ऑप्शन नंबर सी, प्लॉटर का उपयोग बड़े आकार की ग्राफिक प्रिंट करने में होता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? कौन सा पूछा गया है? नॉन इम्पैक्ट पूछा गया है। तो डॉट मैट्रिक्स, टाइपराइटर, लाइन प्रिंटर, ये तो एक ही सेम ही है। तो इंकजेट क्या है? नॉन मैट्रिक्स नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 32, लेजर प्रिंटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो लेजर प्रिंटर ऑप्टिकल यानी प्रकाशीय सिद्धांत पर कार्य कौन करता है? लेजर प्रिंटर प्रकाशीय या ऑप्टिकल सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है? तो हम पढ़ चुके हैं, प्रिंटर की गुणवत्ता DPI यानी डॉट्स पर इंच में मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए। हमने आज क्वेश्चन थोड़े स्पीड से किए हैं क्योंकि हम पूरी थ्योरी पहले पढ़ चुके थे, तो ये क्वेश्चन थोड़े इजी बन रहे हैं, तो हमने इनको थोड़ा स्पीड से लगाया है। आप बाद में अभ्यास प्रश्न में इनको डालेंगे तब इनका अभ्यास और भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? अब पर कौन सा पूछा है? इम्पैक्ट प्रिंटर पूछा है। तो देखो, इंकजेट, लेजर और थर्मल तो क्या है? नॉन इम्पैक्ट है। ये जो सी नंबर है डॉट मैट्रिक्स क्या है? ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 35, थर्मल प्रिंटर का उपयोग कहाँ होता है? हमने पढ़ा था थर्मल प्रिंटर का उपयोग होता है बिलिंग करने में, ATM मशीन में। इनमें किसका उपयोग होता है? थर्मल प्रिंटर का उपयोग बिलिंग और ATM में होता है। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सी डिवाइस कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है? तो कीबोर्ड तो इनपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, ये टच स्क्रीन इनपुट भी है और आउटपुट भी है। तो ऑप्शन नंबर सी।
आज का लास्ट क्वेश्चन है, मोडेम का मुख्य कार्य क्या है। तो मोडेम का मुख्य कार्य है केवल डेटा भेजना, केवल डेटा रिसीव करना, डेटा भेजना और रिसीव करना। यानी मोडेम की दोनों कार्य हैं, यानी नेटवर्क का कार्य करता है, डेटा भेजना और रिसीव करना, ये दोनों मोडेम के कार्य हैं। आज हमने इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को बहुत ही बेहतर तरीके से फुल डिस्क्राइब करते हुए पढ़ा है। इसके बाद जब आप इन क्वेश्चनों का पोस्ट के माध्यम से जब आप अभ्यास करोगे, उसके बाद आपको ये टॉपिक बड़ा ही इजी लगने लगेगा कि इसमें तो कोई गलत होने के चांस ही नहीं है। हमने सारी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का विस्तार से वर्णन किया है और उसके बाद 37 क्वेश्चन के माध्यम से हमने अपनी तैयारी को परखने का काम किया है कि हमें क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन ज़रूर थोड़े स्पीड से किए गए हैं, आप इन्हें दोबारा लगा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारी CPU और स्टोरेज के लेकर रहेगी, जिसमें हम रैम रोम CPU के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।